दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा हड़कंप आ गया है। भूकंप नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि भूकंप के कारण धरती हिलती है। हड़कंप इसलिए कह रहा हूं कि ऊपर ऊपर के सारे चीजों में उलट पुलट, बदलाव, कुछ झटके महसूस हो रहे हैं। मेरा टाइटल है बुरे फंसे उद्धव और कैसे फंसे है उद्धव। जरा महाराष्ट्र की राजनीति को हमें समझ लेना चाहिए। कितना भी कह लो कि जाति के आधार पर महाराष्ट्र में राजनीति नहीं होती है, महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है, लिबरल राज्य है, बिहार जैसे, यूपी जैसे जातिगत आधार चुनाव के लिए नहीं होते, कितना भी कह लो, लेकिन यह सच नहीं है। मूलतः अगर हम देखें तो जिन्होंने पुरोगामित्व की बात की है, लिबरल होने की बात की है, वही लोग जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हैं। जैसे शरद पवार फुले शाहू अंबेडकर की राजनीति कहकर पिछड़े एवं मराठों के वोट को हासिल करना चाहते हैं। अब इसमें मुस्लिम वोट भी आते हैं। यह बात बार बार बोली जाती है कि भारतीय जनता पार्टी शेठजी भटजी वाला पक्ष है, मतलब ब्राह्मण बनिया वाला पार्टी है। यह बात बार बार बोली जाती है और यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुजन वर्ग जो है वह कांग्रेस एनसीपी के साथ है और बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी विषय को जरा ठीक से समझ लीजिए। मैं आपको उद्धव क्यों फंसे हैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। शरद पवार या कांग्रेस की राजनीति अब तक देश में किन जातियों और धर्म के आधार पर चली है? एक सबसे बड़ी कम्युनिटी मराठा, एक अकेली कम्युनिटी मराठा। वैसे ओबीसी और मराठा ऐसे किया जाए तो ओबीसी कम्युनिटी की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन ओबीसी में एक कम्युनिटी नहीं है, कई जातियां हैं, इसलिए हम सबसे बड़ी जाति के रूप में मराठा को पकड़ लेते हैं। एक कम्युनिटी मराठा, दूसरी बड़ी कम्युनिटी दलित, अनुसूचित जाति की भी एक, क्योंकि मातंग, चमार जैसी जातियां परंपरागत तरीके से कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है या शिवसेना के साथ जाती है या अन्य किसी पार्टी के साथ जाती है। लेकिन अनुसूचित जाति की एक कम्युनिटी मराठा एवं मुसलमान, 3M की बात करते हैं हम। यह 3M वाली बात अब तक सबसे बड़ी वोट बैंक थी कांग्रेस और एनसीपी के लिए। इसीलिए शरद पवार शाहू फुले अंबेडकर वाली बात बार बार चलाते थे। शाहू फुले अंबेडकर वाली बात चलाते वक्त शरद पवार शिवाजी महाराज की बात नहीं करते थे, क्योंकि अब आया वो ट्रेंड शिव शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र। लेकिन शिवाजी महाराज की बात नहीं होती थी, शाहू महाराज की बात होती थी। शिवाजी महाराज के बाद की कई पीढ़ियों के बाद की पीढ़ी जो अब के जमाने में है, स्वतंत्र काल के जमाने की थी, तब की बात, मतलब लगभग 300 साल के बाद की पीढ़ी छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनका नाम लिया जाता है। शाहू महाराज भी संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज नहीं, सातारा वाले शाहू महाराज, इनका नाम लिया जाता है। यह क्यों? क्योंकि 3M वाली राजनीति शरद पवार चला सके। 5-6% अनुसूचित जाति, 12-13% मुसलमान और लगभग 30% के करीब, इधर उधर हो सकता है आंकड़ा, मराठा। इनको साथ लिया जाए तो 40-42% वोटिंग को शरद पवार अब तक अपनी वोट बैंक बना चुके थे। वह भी पश्चिम महाराष्ट्र में, बाकी जगह नहीं। बाकी जगह कहीं कांग्रेस के साथ, कहीं किसके साथ, ऐसे वोटिंग जाती थी। अब इसी राजनीति को लेकर शरद पवार और आगे बढ़ रहे थे और 2019 में एक चमत्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ के 3 दशकों की मित्रता को छोड़कर उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ आ गए और उद्धव ठाकरे ऐसा बदले कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रारंभ कर दिया।
पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रारंभ कर दिया। उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता अजान की कंपटीशन लेने लगे, उन्हीं के नेता, अब वो नहीं रहे बेचारे, लेकिन अजान की मीठी आवाज और उसका कंपटीशन उनको लेना अच्छा लगा। उसके बाद उद्धव ठाकरे की दूसरी प्रवक्ता सुषमा अंधारे सरेआम कलमा पढ़ने लगी, जाकर स्टेज पर बोलने लगी। सुनिए ना जरा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेने लगे जिनको उद्धव की पार्टी के साथ सख्त नफरत थी। छत्रपति संभाजीनगर का विरोध करने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले रशीद मामू को उद्धव ने साथ ले लिया। शरद चाचू के बाद अगर कोई साथ आता है तो रशीद मामू आता है। शरद और रशीद नामों का उलट फेर कर दे अक्षरों का तो हो जाता है वो। लेकिन इसी रशीद मामू को लेकर जब उद्धव साथ आ जाते हैं तो शरद पवार के लिए यह धक्का होता है, क्योंकि मुंबई मराठवाड़ा में मुस्लिम वोटिंग कांग्रेस एवं शरद पवार के लिए सबसे अहम बात होती है और इन्हीं वोटर्स को उद्धव ठाकरे के साथ जाता देख शरद पवार चुप कैसे बैठेंगे। जैसे ही राज और उद्धव एक स्टेज पर आ गए, शरद पवार ने कह दिया कि मेरे लिए सारे विकल्प खुले हैं। याद कीजिए, जब 2019 में चुनावी नतीजे आए थे तो उद्धव ने कहा था मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। अब शरद पवार मनपा इलेक्शन के वक्त वही बात कर रहे हैं, मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। हिंदुत्व का ट्रेडिशनल वोटर उद्धव से हट गया, मुसलमान वोटर जुड़ रहा था, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी अलग हो गए। अब ये अलग होते हैं तो क्या होगा? उद्धव के लिए अपनी वोट बैंक, वोट जुटाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुंबई के वोट को पकड़ा जाए तो यह आंकड़ा 5-6 लाख से आगे नहीं होगा। जहां 1 करोड़ वोटर्स है अकेली मुंबई में, वहां 5-6 लाख वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव दोनों अगर एकत्रित होते हैं, उद्धव कांग्रेस के और एनसीपी के सिवाय, उद्धव बीजेपी के सिवाय, तो उद्धव के पास क्या बच जाता है? उद्धव अपने ही जाल में बुरे फंस रहे हैं। मुसलमान वोटर्स को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसी वोटर को उद्धव के साथ जाता देख शरद पवार अस्वस्थ हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे अलग लड़ने का ऐलान कर लिया है। कांग्रेस और शरद पवार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर या वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जाकर दलित पार्टियां, परंपरागत तरीके से आने वाली कांग्रेस एनसीपी की अलायंस और कुछ नए दोस्त जुड़ जाए तो उनकी वोट बैंक उनके साथ रहती है। अब तक के चुनाव में जिस वोट बैंक ने कांग्रेस की उद्धव को समर्थन दिया है वो हट जाएगी और जैसे ही 3M वाले वोट हट जाएंगे, उद्धव के पास क्या बचेगा? क्योंकि उतनी भरपाई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करने से रही। अगर एमएनएस के कार्यकर्ता, राज ठाकरे के लिए एमएनएस का कार्यकर्ता एक विनिमय का साधन है, विनिमय का साधन है। जैसे लोग अपनी उपद्रविता दिखाकर पैसे मांगते हैं, लोग अपनी उपयोगिता दिखाकर पैसे मांगते हैं, वैसे राज ठाकरे अपना हिस्सा अपने कार्यकर्ताओं की उपद्रव शक्ति को दिखाकर मांगते हैं। वरना खटैक कर दूंगा, वरना महाराष्ट्र बंद कर दूंगा, वरना ये बंद कर दूंगा, इसको खत्म कर देंगे। यही बात राज ठाकरे अब तक करते आए हैं। मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, मैं इसको बदल कर दिखाऊंगा, ये नहीं कहते। राज ठाकरे का हमेशा भाषण देखिए आप, कार्यकर्ताओं सुनना नहीं है, अब दिखा देना है,
इसके कान के नीचे लगा दो, उसके कान के नीचे लगा दो, खड़खटाक कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, यही वाली भाषा राज ठाकरे बोलते हैं। और इसी तोड़ फोड़, कान के नीचे बजाने वाली भाषा लोगों में डर पैदा करती है और लोग राज ठाकरे को राज ठाकरे का हिस्सा दे देते हैं। ये वही बात हुई कि एक गार्डन में लगा दी जाती है एक डस्टबिन, और डस्टबिन पे लिखा होता है मेरा खाना मुझे दे दो। मराठी में कहीं मुंबई में आपने देखा तो उसके ऊपर लिखा होता है मेरा माझा खाऊ मला द्या, और वह खुला मुंह करके एक प्राणी को, मिट्टी के प्राणी को खड़ा किया जाता है, प्लास्टिक का या मिट्टी का। अगर उस डस्टबिन में आप आपका कचरा नहीं डालोगे तो वहां के स्थानीय इकाई के कर्मचारी आपको दंडित कर सकते हैं, मतलब फाइन लगा सकते हैं। डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइन के डर से, स्वच्छता के इच्छा से नहीं, फाइन के डर से हम अपने पास का कचरा, रैपर, प्लास्टिक कचरा कुंडी में डाल देते हैं। दो फायदा, स्वच्छता भी हो जाती है, फाइन भी नहीं लगता है। वैसे राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में होता है। क्यों तोड़फोड़ करके लेना, क्यों इनके मुंह को लगना, क्या पड़ी है, जो करता है वो करने दो। अब वही राज ठाकरे की ताकत राज ठाकरे के साथ रह रही है क्या? क्योंकि बहुत सारे पार्टी छोड़कर निकल जा रहे हैं। कई कामगार संगठन के नेता चले गए, कई जगह के जिलाधीश चले गए, सारे के सारे लोग चले गए। अब राज ठाकरे की ना तो उपद्रव शक्ति बचती है, ना उपयोगिता बचती है। ऐसे राज ठाकरे को साथ लेकर एक बड़ा हिस्सा उद्धव को देना पड़ रहा है। इधर भी हानि है। शरद पवार और कांग्रेस अलग लड़ते हैं तो अपनी अपनी वोट बैंक लेकर चले जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। एक भ्रमर एक फूल पर आकर बैठता है और उसके मकरंद को ले लेता है। शरद पवार के लिए और कांग्रेस के लिए 2019 में उद्धव की आवश्यकता क्या थी? यही आवश्यकता थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखे। वो हो गया, उद्धव को बड़प्पन दे दिया गया। अब उसमें शहद ही नहीं बचा है, मकरंद ही नहीं बचा है, पराग कण ही नहीं बचे हैं, तो ये भौरा इस फूल पर आकर क्यों बैठेगा? अब अपने अपने वोट बैंक को लेकर वो उद्धव से दूर हो गए। अब उद्धव के लिए ना तो 3M वाली वोट बैंक बची, ना अपने हिंदुत्व वाले लोग बचे, और पल्ले क्या पड़ा? राज ठाकरे, जिसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब उद्धव को हिस्सा देना पड़ेगा। हो सकता है उद्धव की शिवसेना पर राज ही कब्जा कर ले, क्योंकि उतने तो माहिर है राज ठाकरे राजनीति में, उतने तो चमत्कारी है कि वह अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं। अगर अपना नेता डरता है किसी भी चीज से जल्दी, तो उतना तो प्रभाव पड़ने वाला ही है। अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तेल भी गया, घी भी गया, और हाथ में आ गया वो धूपदान। ऐसी स्थिति उद्धव ठाकरे की बन जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, बुरे फंसे हैं उद्धव शरद और रशीद के चाल में। स्वधर्म जागृतीचा विधायक पुरुष